हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणी क्लासरूम चैनल। मैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर सोनू प्रताप आपका वापस स्वागत करता हूं इस चैनल पे। अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने VACPR BBT के बारे में पढ़ा है और बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा है कि कैसे VACPR BBT होता है। उसमें हमने बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बॉन्ड एंगल के साथ हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ा था, वो था ड्रैगोस कंपाउंड्स, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उनका ध्यान आपको हमेशा रखना है, वो आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पक्की बात है उन बॉन्ड एंगल्स पे आपको फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ड्रैगोस कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको पता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं और उनका बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर आपको बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है तो आप अपने वही पुराने वाले तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द सेंट्रल एटम के बेसिस पे उनका बॉन्ड एंगल का एक ट्रेंड बता सकते हो। हाँ, डिफरेंस ज्यादा होगा लेकिन ट्रेंड आप जनरली बता सकते हो। ठीक है ना, बस समझ आती है। चलिए, आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा हटके टॉपिक है। थोड़ा सा हटके इसलिए टॉपिक है क्योंकि वो शायद कईयों को आता हो, शायद कईयों को नहीं आता हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स है। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने पाई बॉन्ड्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स से शुरुआत करते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड को लेंगे। कंपाउंड लेते हैं हम, कंपाउंड है SO3। ठीक है, SO3 कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, इसके ना दो स्ट्रक्चर हैं। एक स्ट्रक्चर वो है जो पुराने जमाने में हम बोलते थे कि किसी भी बॉन्ड के पास या किसी भी एटम के पास क्या होनी चाहिए, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होनी चाहिए। उसके सारे के सारे कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास होने चाहिए। ये पुराने जमाने वाले ख्यालात थे। These were old times when we didn't knew that a compound or an element can have more than 8 electrons around itself. राइट, तो तब क्या ये बात थी। तो इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो पुराने लोग थे वो ये बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से। ठीक है, क्यों, अब ध्यान से देखना कितने बॉन्ड है इसके, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड मतलब हर बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हर बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, तो विच मींस क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके सल्फर के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता हूं। तो कोई लोग इसका स्ट्रक्चर ये बताते हैं, लेकिन बाद में हमने बोला कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स और उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मोर देन 4 बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। वो मोर देन 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है इसका, है ना, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आया और ये आपको स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, अच्छा, इस सल्फर की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। कैसे पता चला, देखो इस सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल sp2। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर ऐसा ना हो तो निकाल के देख लो। ठीक है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 6, है ना। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। अच्छा, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम्स कितने होंगे, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स नीड हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहां पर आ जाएगा लोन पेयर की बात। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा, 6 - 6/2 = 0। तो 0 लोन पेयर हो गए। एटम्स अटैच कितने हो गए बेटा, एटम्स अटैच हो गए आपके पास 3। अगर एटम्स अटैच 3 है, लोन पेयर 0 है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा आपका, स्टेरिक नंबर हो जाएगा आपका 3। और अगर स्टेरिक नंबर 3 हो गया तो हाइब्रिडेशन हो गई sp2। हाइब्रिडेशन हो गई sp2। तो आपने हाइब्रिडेशन निकाली और ये स्ट्रक्चर बताया इसका। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इसमें पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स। क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स। ठीक है, क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स। अब जब ये पाई बॉन्ड्स बनते हैं, जब ये पाई बॉन्ड्स बनते हैं तो कैसे बनते हैं और कौन से पाई बॉन्ड्स होंगे उनके बारे में बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। यहां पर हम एक और चीज देखेंगे, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, दो चीज। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर देखिए कैसा होगा। सल्फर का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p4। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं जब इसको फिल करूंगा तो कैसे करूंगा, ये इलेक्ट्रॉनिक हो गई। ठीक है ना, यहां पर बात आती है कि अब इसने बॉन्ड कितने बनाए बेटा, 6 बॉन्ड्स, विच मींस इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए। अगर ये कोई भी एटम 6 बॉन्ड्स बना रहा है, 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, तो उसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 6 अनपेयर्ड। तो यहां पर एक्साइटेशन हो रहा होगा,
ठीक है, यहां पर एक्साइटेशन होगा। जब ये एक्साइटेशन होगा कैसे होगा, क्यों होगा, देखो ये 3s है, ये 3p है, ये थर्ड शेल में 3d भी होता है कि नहीं होता है, थर्ड शेल में 3d भी होता है। तो एक 3d यहां पर खाली बैठा होगा, एक 3d यहां पर खाली बैठा, तो यहां पर एक 3d है जो खाली बैठा है, बैठा कि नहीं बैठा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो सल्फर की एक एक्साइटेड स्टेट आएगी, और उस एक्साइटेड स्टेट को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, कुछ इस तरह से लिख सकता हूं सल्फर की एक्साइटेड स्टेट, बिल्कुल है ना, दोनों के इलेक्ट्रॉन से करके एक्साइट करके। चलिए अब आपको यह बात समझ आई कि सारे इलेक्ट्रॉन से करके एक्साइट ना। हमने ये बोला कि sp2 से तो क्या बनेगा, हमने ये बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, व्हिच मींस sp2 क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स, व्हिच मींस एक s और 2p तो क्या बना रहे हैं, ये तो बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, ये तो बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड्स। क्यों, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि यही सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या ही है, sp2। और हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है, हाइब्रिडाइजेशन सेज दैट द कंबाइनिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड दोज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, एंड दोज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो इसने क्या किया, आपके क्या बनाया, इसने बनाया आपके सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। पहले तीन ने बनाया आपके सिग्मा बॉन्ड, जिसमें से एक s था, 2p थे, एक s था, 2p थे, ये बात समझ आती है, एक s था और 2p थे, ठीक है। तो इसने बनाया सिग्मा बॉन्ड्स। जो बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे, ये वाले ये क्या बनाएंगे बेटा, पाई बॉन्ड्स, ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। जो बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड्स, ये बात समझ आती है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, यही है 3 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, ये बात समझ आती है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान समझना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो इसको, ठीक है। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड तो बन गए, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। 3 पाई बॉन्ड्स अगर आप देखो तो एक पाई बॉन्ड आ रहा है p से, पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है p से, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं d से, आ रहे हैं कि नहीं, है ना। 2 पाई के इलेक्ट्रॉन्स या पाई की जो बॉन्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से आ रहे हैं, d से। तो अगर मैं यहां लिखूं तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास सल्फर है, सल्फर के पास एक s है, 3p है और 5d है, जिसमें से 2 फील्ड है, ठीक है। इनिशियल 3 ने बना दिया सिग्मा, ठीक है। अब ये जो बाकी के 3 बचे, ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, ये बाकी के 3 बचे वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो देखो अब देखना, अब पहले ऑक्सीजन का लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है, पहले ऑक्सीजन का लिखने की कोशिश करता हूं। तो ये 3 बना रहे हैं पाई बॉन्ड, उनके बारे में हम बात करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन की जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगी, है ना। दिस इज द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब जब ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो समझो, पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। सिग्मा बॉन्ड इज कोएक्सियल, ऐसे ओवरलैप करता है, और पाई बॉन्ड इज कोलैटरल। तो अगर आपके पास ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से हैं तो कोएक्सियल वाले इस तरह से आएंगे, और कोलैटरल वाले इधर साइडवेज ओवरलैप करेंगे। तो कोएक्सियल वाले इस तरह से है, ये ओवरलैप करके कोएक्सियल वाले, और कोलैटरल वाले कैसे कर रहे हैं, साइडवेज, है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखो समझो, तो पहले वाले तो सिग्मा बना दिया, दूसरा वाला क्या बनाएगा, पाई। ये तो हमने स्ट्रक्चर से देखा था, सल्फर SO3 का स्ट्रक्चर देखा था हमने SO3 का, है ना, जिसमें से एक तो सिग्मा बन रहा था और दूसरा क्या बन रहा था, पाई। एक सिग्मा बन रहा था, दूसरा क्या बन रहा था, पाई, ठीक है। ये बात समझ आती है, व्हिच मींस एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा, कोई सा भी एक ले लेते हैं, है ना, कोई सा भी एक ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अच्छा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये किसमें है, p में। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है किसमें है, p में। ये भी बात समझ आती है आपको, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का वो किसमें है, p में। ये बात समझ आती है, चल ठीक है, ये बात समझ आई। तो आपको एक चीज समझ आई कि ऑक्सीजन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पाई बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो किसमें है, p ऑर्बिटल में। किसमें है, p ऑर्बिटल, ठीक है, p ऑर्बिटल। अच्छा, कितने ऑक्सीजन है, 3, और तीनों का किसमें होगा, p में ही होगा, क्योंकि उसमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों की क्या रहेगी इससे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों की क्या रहेगी इससे,
ठीक है। अच्छा अब ये बात समझो, इसका एक पी में है और इसके दो डी में है, इसका एक पी में है, इसके दो डी में है, ठीक है। तो जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो समझना, जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो जब ये वाला बढ़ रहा होगा ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बन जाएगा, पी पी, ऑक्सीजन का भी पी में, सल्फर का भी पी में, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन का भी पी में, सल्फर का भी पी में, पीपा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं इसकी बात करूं, इन दोनों की बात करूं, जब ये ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेगा तो एक डी इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, पी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, पी। ये तो डी इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये डी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये तो डी इलेक्ट्रॉन है, और जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन देखोगे जो ओवरलैप कर रहा होगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, वो पी इलेक्ट्रॉन होगा, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, वो पी इलेक्ट्रॉन होगा। अगेन ये भी करेगा और ये किससे करेगा, ऑक्सीजन से, ये भी करेगा, ये किससे करेगा, ऑक्सीजन से। तो ये ध्यान समझना, इस चीज को ध्यान समझना, ठीक है। देखो सल्फर की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, मैंने ये लिखा और मैंने ये लिखा, ये लिखा, पहले तीन ने क्या बना दिया, सिग्मा, पहले तीन ने क्या बना दिया, सिग्मा, बाकी के तीन बचे, बाकी के तीन बचे। अब देखो समझो, समझो, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है ना, दूसरा ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये, और तीसरा ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये। बात समझ आ रही? अब ध्यान से देखा, पहले तीन ने क्या बनाया, सिग्मा, तो इसने भी सिग्मा, इसने भी सॉरी, इसने भी सिग्मा, ठीक है, और इसने भी सिग्मा। ये जो ब्लू लाइन है वो सब क्या बना रहे हैं, सिग्मा। हमने क्या बोला था, पहले तीन सिग्मा बनाएंगे, हमने ये बोला था ना कि पहले तीन क्या बनाएंगे, सिग्मा, तो सिग्मा बना दिया। अब जो बाकी तीन बचे, जो बाकी तीन बचे, देखो ये बनाएगा, ये जो बाकी तीन है ये बनाएंगे पाई, ये बनाएंगे पाई, तो ये क्या बनाया, पाई बॉन्ड, इधर भी क्या बनाया, पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग ऐसी नहीं हो रही, बस बता रहा हूं कि ये बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेंगे, ये तीन ब्लैक वाले क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, तीन ब्लैक वाले क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, और जो बाकी ब्लू वाले हैं वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो तीन पाई बॉन्ड बने। अब जब तीन पाई बॉन्ड बने हैं तो पहला वाला किससे बन रहा है, पी में इलेक्ट्रॉन है, पी में इलेक्ट्रॉन है ना, पी में इलेक्ट्रॉन है, पी में इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं पी पाई। इसमें डी में इलेक्ट्रॉन है, पी में इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है, पी में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलते हैं, डी पाई पी पाई। इसमें डी में इलेक्ट्रॉन है, पी में इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है, पी में इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलते हैं हम, डी पाई पी पाई। तो मैं यहां पर जब ये स्ट्रक्चर लिखता हूं तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखें, अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके लिखें, ठीक है, और मैं बोलूं तो यहां पर पी का ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, पी में, तो पी पाई। और पाई बॉन्ड के लिए, सिर्फ पाई बॉन्ड के लिए, सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, पी पाई बॉन्ड की, पी पाई। और जो सल्फर का इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, पी डी, एक वाला तो पी में है तो पी पाई, एक बॉन्ड तो बन गया पी पाई। जो दूसरा है वो ऑक्सीजन का तो पी में ही रहेगा, लेकिन सल्फर का किसमें, डी में, तो पी पाई डी पाई। इसमें अगेन किसमें रहेगा, डी पाई और पी पाई। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है कि यहां पर तीन पाई बॉन्ड्स बने, जिसमें से एक बॉन्ड पी पाई ओवरलैप की वजह से बन रहा था, और बाकी दो बॉन्ड पी पाई डी पाई ओवरलैप की वजह से, बाकी दो बॉन्ड पी पाई डी पाई ओवरलैप की वजह से। तो यहां पर मैं एक जनरल स्टेटमेंट ये लिख देता हूं, देखो मैं स्टेटमेंट क्या लिख देता हूं, मैं ये लिख देता हूं कि यहां पर दो टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स बनेंगे, एक बनेगा पी पाई और दो बनेंगे पी पाई डी पाई, है ना, दो बनेंगे पी पाई डी पाई, ठीक है, दो बनेंगे पी पाई डी पाई। अब बात समझना, विच मीन्स बॉन्ड्स दोनों की डिफरेंट होगी, बॉन्ड्स डिफरेंट होगी, तो कौन से वाले ऑक्सीजन के साथ बनेगा, बेटा सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीजन ही है, तो उसको चूज करने के लिए कुछ नहीं है, किसी ना किसी के साथ वो पी पाई बनाएगा, किसी ना किसी के साथ वो पी पाई डी पाई बनाएगा, देयर विल बी नो डिफरेंस। ये बात समझ आती है, देयर विल बी नो डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आती है। चलिए अब इसके और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो, SO2, SO2, ठीक है। जब SO2 का देखूंगा स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, है ना, कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, है ना। जितने बॉन्ड है वो, क्योंकि चार्ज नहीं है तो बॉन्ड पे क्या रहेगा, पूरे पूरे बॉन्ड बन रहे होंगे, पूरी पूरी फिलिंग हो रखी होगी, ठीक है। और उसके बाद सेंटर में, ठीक है। अगर इसकी हाइब्रिडेशन की बात करूं तो हाइब्रिडेशन होगी sp2, अगेन हाइब्रिडेशन क्या है इसकी, sp2, ठीक है। हाँ, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। सल्फर की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी बेटा, 3s 3p 3, दिस इज इट। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट देखूं तो कितने एक्साइट करेंगे, अब ध्यान समझना, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। अगर ये 4 बॉन्ड बना रहा है, हमें कैसे पता चला 4 ही बॉन्ड बना रहा है, बेटा हाइब्रिडेशन निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए। लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर कितने हो गए, 6 - 4/2 = 1, लोन पेयर 1, ठीक है। अगर मैं अब यहां पर लोन पेयर 1 आ गया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नीडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब बात क्या आती है यहां पर, इसकी एटम्स अटैच कितने हो गए, 2। अगर एटम्स अटैच 2 है तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 2 + 1 which is equals to 3। अगर स्टेट नंबर 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, ठीक है, विद अ लोन पेयर, विद अ लोन पेयर। ये बात समझ आती है। अब मैं स्टार मार्क करूं, which means यहां पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, which means यहां पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4। अगर यहां पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हो रहा होगा, कितने इलेक्ट्रॉन से एक्साइटेशन हो रहा होगा। अगर 4 बॉन्ड बेटा बन रहे हैं, which means 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेड। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे, which means सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, which means सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, ठीक है। अच्छा, अब sp2 है, विच मींस पहले 3 जो हैं हाइब्रिडेशन, पहले 3 जो हैं या तो सिग्मा में इन्वॉल्व है या तो लोन पेयर में इन्वॉल्व है। पहले 3 जो है या तो सिग्मा में इन्वॉल्व है या तो लोन पेयर में इन्वॉल्व है, जो कि हमने बात करी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों आते हैं, सिग्मा ही लोन पेयर। जो बाकी 2 हैं, जो बाकी 2 हैं वो किस में इन्वॉल्व है, पाई में। जो बाकी 2 है वो किसमें इन्वॉल्व है, पाई में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पाई बॉन्ड बना रहे हो किसके साथ बना रहे हो, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन को लिख लेते हैं। एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये, ठीक है। अब इसका जो अनपेयर्ड है पहला वो बनाएगा सिग्मा, तो इसने बनाया सिग्मा, ये ब्लू के साथ बन रहा है सिग्मा। दूसरा वाला क्या बनाएगा, सिग्मा। तो 2 ऑक्सीजन के साथ एक एक सिग्मा बन रहा है, हर ऑक्सीजन के साथ एक एक सिग्मा बन रहा है, ब्लू ब्लू। और जो बाकी बनेगा वो क्या बनेगा, वो बाकी जो बनेगा वो क्या बनेगा, पाई। तो ये बनेगा पाई, ये भी बनेगा पाई, ये दोनों क्या बनेंगे, पाई। विच मींस 2 सिग्मा 2 पाई बन रहे हैं, वो हमें दिख रहा है 2 सिग्मा। अब पाई कौन से बन रहे हैं, सल्फर का पी, ऑक्सीजन का पी, सल्फर का पी, ऑक्सीजन का पी, मतलब पी पाई पी पाई। ये बात समझ आती है। अच्छा इधर देखो, सल्फर का डी, ऑक्सीजन का पी, सल्फर का डी, ऑक्सीजन का पी, विच मींस पी पाई डी पाई। विच मींस यहां पर 2 टाइप के बन रहे हैं। 2 टाइप के कौन से बनेंगे, एक बनेगा पी पाई और दूसरा बनेगा पी पाई डी पाई, ठीक है ना। एक बनेगा पी पाई और दूसरा बनेगा पी पाई डी पाई। बात समझ आती है। एक बनेगा पी पाई और दूसरा बनेगा पी पाई डी पाई। बात समझ आती है, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ो। तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हो और पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट करते हो, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड भी कितने टाइप के, किस टाइप के पाई बॉन्ड है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहां से थोड़ा सा एक डिटूर लेते हैं और थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि उसका यूज यहां पर बहुत आता है, तो उसकी बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो समझना इस कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे तो जीओसी में पढ़ोगे इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन क्योंकि मेरे को यहां पर थोड़ा सा यूज करना है तो मैं थोड़ा सा उसका थोड़ा सा एक जेस्ट दे दूंगा आपको कि क्या होता है, डिटेल में आप वहां पर पढ़ें, ठीक है। देखो जब मैं CO3 2- की बात करता हूं और आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछता हूं तो आपके दिमाग में रहेगा पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, है ना। पहले तो क्या निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4, लेकिन माइनस साइन है तो प्लस 2 और कर दो, कितने हो जाएंगे 6। इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम्स कितने होंगे, हर ऑक्सीजन को 2 चाहिए होंगे, तो इसके को भी कितना, तो कितने हो गए 6। लोन पेयर कितने हो जाएंगे 0, ठीक है, लोन पेयर हो गए 0, ठीक है। और अगर लोन पेयर 0 हो गए तो एटम्स अटैच कितने हैं, एटम्स अटैच है आपके पास, एटम्स अटैच कितने हैं आपके पास 3, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी आपके पास sp2, हाइब्रिडेशन हो जाएगी आपके पास sp2, क्योंकि लोन पेयर 0 एटम्स अटैच 3, स्टेरिक नंबर कितना आएगा 3, हाइब्रिडेशन sp2। ये बात समझ आती है, बात समझ आती है। चलिए अब आपको ये बात समझ आए कि यहां पर हाइब्रिडेशन होगी sp2, हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन हमें क्या बताता है सिग्मा बॉन्ड, कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा अब बात आती है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, 1 2 3, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास 6, 3 तो मैंने यूज कर दिए बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। चौथा भी यूज कर दिया मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बचे 2, अब ये 2 हैं वो एज अ चार्ज है, 2 हैं वो एज अ चार्ज है। तो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या सिखाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, अगर नेगेटिव है तो कहां जाएगा, यूजुअली साइड एटम्स पे, नेगेटिव है तो यूजुअली कहां जाएगा साइड एटम्स पे, ये चीज बताई थी। तो एक यहां लगा दो और एक यहां लगा दो, ठीक है। ये नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बात समझ आती है, ठीक है। अब जनरली ये बोला जाता है कि ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बट एक्चुअली में ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअली में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, समझना इस बात को। देखो इन दोनों ने कोई इतने अच्छे काम नहीं किए कि इनके पास नेगेटिव चार्ज रहे और इसके पास डबल बॉन्ड रहे, क्योंकि डबल बॉन्ड से क्या आती है स्टेबिलिटी। अब इन दोनों ने ऐसा क्या काम किया अच्छा कि इसके पास तो तुमने नेगेटिव रख दिया और इसके पास डबल बॉन्ड रख दिया, ऐसा तो कुछ स्पेशल काम किया नहीं इन दोनों ने, है ना। तो होगा क्या कि ये बोलेगा, ये दोनों बोलेंगे कि यार हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लेकिन तुम भी तो कॉमन हो, यू आर सेम, वी ऑल आर इक्वल्स, और अगर हम ऑल इक्वल हैं तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करो, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करो। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है समझना, देखो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, 4 बॉन्ड बना सकता है ना। तो मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड, व्हिच मींस किसी ना किसी बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। तो होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, झगड़ा हुआ, झगड़े में क्या हुआ कि इसने बोला भाई साहब मेरे को चाहिए, छीना झपटी में इधर पे चला गया डबल बॉन्ड और फिर इधर पे आ गया, कुछ इस तरह से बन गया, कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। तो पहला वाला ये बन गया। अब ये बोलेगा भाई साहब तुम्हारे पास कैसे हो सकता है, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो वो क्या करेगा, तुम भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बांट देगा और कुछ इस तरह से कर देगा, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो हर एक स्ट्रक्चर में एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है हर ऑक्सीजन पे, और उसके पास नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, 2 बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहां देखो इसके पास, इसमें और इसमें 2 बार नेगेटिव चार्ज है, इसमें और इसमें 2 बार नेगेटिव चार्ज है, इसमें और इसमें 2 बार नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ना ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ना ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ना ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। इसका बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इसका बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, इन सबका मिक्सचर, क्योंकि दैट विल बी द मोर स्टेबल वन, दैट विल बी द मोर स्टेबल वन। क्यों, अब समझना। मान लो आप 3 भाई लोग, 3 दोस्त हो, ठीक है। अब 2 के पास बहुत ज्यादा पैसा और 1 के पास पैसा नहीं है, तो अनस्टेबिलिटी होगी, या 1 के पास बहुत ज्यादा पैसा और 2 के पास नहीं है तो अनस्टेबिलिटी होगी। लेकिन उसी पैसे को मैं तीनों में बांट दूं इक्वली तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। या आप इस तरह समझो कि आप 3 लोग हो, तीन क्योंकि मैं 3 ऑक्सीजन ले रहा हूं तो 3 के वजह से कंपेयर करवा रहा हूं कि अगर आप 3 लोग हो, 3 दोस्त हो, अब एक बहुत स्ट्रेंथ वाला है, 2 बाकी वीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो आप जब किसी से लड़ने जाओगे या कभी फाइट होगी तो क्या होगा, वो मतलब एक तो लड़ पाएगा, बाकी 2 नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर उसकी स्ट्रेंथ को मैं तीनों में बांट दूं तो तीनों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ, तीनों अच्छे से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। वही चीज यहां पर होगी, समझना इस बात को कि होता क्या है कि यहां पर ना ये स्ट्रक्चर, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पे कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर बहुत ज्यादा, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं कम कर दूं, स्प्रेड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं डैम का, समझना। डैम्स देखे आपने, टिहरी डैम, भाखड़ा नाकला डैम, ठीक है।
तो आप इन डैम्स में क्या करते हैं, आप वाटर को एक जगह पे कंसंट्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंसंट्रेट। जब आप एक जगह पे उसको कंसंट्रेट कर दोगे तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर कभी भी डैम टूटा तो क्या होगा, पानी का ओवरफ्लो होगा और क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जब पानी रिवर्स के थ्रू मूव करता रहता है तो कभी भी अनस्टेबिलिटी नहीं आती, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा हैवी रेन्स हो। तो वही चीज यहां पर है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपने स्प्रेड कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बात समझ आती है? ठीक है। अब स्प्रेड कैसे किया, इस मेथड के थ्रू। इस मेथड को बोलते हैं हम रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस। जहां हो क्या रहा है, जहां हो रहा है स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वहां आप उसको डिटेल में देखोगे। बट फॉर द टाइमिंग यहां पर ये समझो कि आप जब इलेक्ट्रॉन को स्प्रेड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को जब स्प्रेड कर रहे हो तो वो पूरे स्ट्रक्चर में स्प्रेड हो रहा है। किसमें हो रहा है? पूरे स्ट्रक्चर में। अब जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है, वो इन तीनों का मिक्सचर बनता है। ना ये क्योंकि इसमें इस ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी मिल गई, ना ये क्योंकि इसमें इस ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी मिल गई, ना ये क्योंकि इसमें इस ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी मिल गई। हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी मिली है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता इन दोनों ने क्या गलती करी है, इन दोनों ने क्या गलती करी, इन दोनों ने क्या गलती करी है, तो यहां पर क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है जहां तीनों को इक्वली रखा जाए। तीनों को क्या रखा जाए? इक्वली। और उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस हाइब्रिड। और उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। देखो अब ध्यान समझना, सिंगल बॉन्ड तो नहीं रहा, अब ये जो डबल बॉन्ड था, देखो ये जो डबल बॉन्ड था ये पार्शियल, देखो ये क्योंकि देखो अब ध्यान समझना, अगर इन तीनों का मिक्सचर बनाओगे ना तो उसमें एक कंडीशन में यहां पर डबल बॉन्ड होगा और बाकी कंडीशन में डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो हमें एक कंडीशन में थोड़ा सा डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, इसमें एक कंडीशन में डबल बॉन्ड होगा और बाकी कंडीशन में डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो थोड़ा सा डबल बॉन्ड इसमें दिख रहा है। और एक कंडीशन में डबल बॉन्ड होगा और बाकी कंडीशन में डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो थोड़ा सा डबल बॉन्ड इसमें दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड क्या होगा, कभी इसके पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। तो हमें कभी इधर दिखता है, कभी इधर दिखता है, कभी दिखता है, बट इतना फास्ट मूव कर रहा है कि हमें यूजुअली दिखता ही नहीं। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये चारों के पास है। ये जो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है वो चारों के पास है, जो पाई बॉन्ड है वो तीनों के पास, सॉरी तीन के पास है। किसके पास है? तीन। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, ये भी तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इससे क्या हुआ, इससे समझना हुआ क्या। जब मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कंसीडर करता हूं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? दो बॉन्ड बना है, टू बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन जब मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कंसीडर करता हूं तो वन बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कंसीडर करता हूं वन बॉन्ड ऑर्डर। ये बात समझ आ रही? ऐसे सबके साथ हो। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जब मैं बॉन्ड ऑर्डर कंसीडर करूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका कितना है? टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स। टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स, राइट? कितने एटम्स है और कितने बॉन्ड्स है उसके बेसिस में, ठीक है ना। यहां पर जब रेजोनेंस हो रहा है तो टोटल बॉन्ड्स कितने थे? 4, और टोटल एटम्स कितने थे? 3 एटम्स। कभी इस पे था, कभी इस पे था, कभी इस पे था। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा? 1.33। बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा? 1.33, which means इसमें इसका जो बॉन्ड है वो ना तो सिंगल बॉन्ड है ना तो कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, वो बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसा है? पार्शियल डबल बॉन्ड। इस वजह से कैसा दिखता है? थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड उसमें दिखता है। लेकिन क्या ये ओरिजिनल से ज्यादा स्ट्रेंथ है? ओरिजिनल में कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ था? एक। अभी कितना है? 1.33, which means जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। वही तो चीज यहां पर हुई कि क्योंकि यहां पर क्या आया, ध्यान समझना, यहां पर दो बॉन्ड्स आ गए, ऑलमोस्ट दो बॉन्ड नहीं कह सकते, एक बॉन्ड ज्यादा हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? कंपैरेटिवली ज्यादा। अच्छा, यहां पर आपसे पूछ लिया जाए फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो समझो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? -2। टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? -2। और कितने ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? 3 ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? -2, एक -1, एक -1। कितने ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? 3 में। तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 एटम्स इक्वल्स टू 0.66। 0.66 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी जाएगी? -0.66। तो हर एटम पे ये डेल्टा माइनस में है, ये इक्वल्स टू -0.66 है। ये कितना है? ये इक्वल टू -0.66 है, ठीक है ना। इतना चार्ज है इस पे,
ठीक है, अब देखो हुआ क्या, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड थी, अब कंसंट्रेटेड थी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, विच मींस अनस्टेबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपने स्प्रेड कर दिया तो क्या हो गई, डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। बात समझ आ रही, ये बात समझ आ रही। चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं और उसी एग्जांपल के थ्रू आपको दोबारा समझ में, ठीक है। देखो देखो एग्जाम्पल आपके पास PO4 3-, ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगी। स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, स्ट्रक्चर होगा इसका ये स्ट्रक्चर है। अब अगेन वही चीज, इन तीन ऑक्सीजन ने तो कोई गड़बड़ी नहीं करी, गलती नहीं करी, तो इनकी क्या गलती, ऐसा कोई गलती है नहीं, तो क्या होगा, इनमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये इधर मूव क्यों करता है, या ऑर्गेनिक में सीखोगे, उसमें ऑर्गेनिक में आपको डिटेल में ये चीज पढ़ाई जाएगी, है ना, GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये फिर मूव करेगा, ठीक है, ठीक है, ये अच्छा इस पे नेगेटिव है ना, तो इसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, वापस तो आएगा नहीं, अब ये बोलेगा तो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड क्यों, हम आते हैं, तो ये फिर क्या इधर आएगा और फिर ये इधर मूव करेगा, और फिर आखिरी वाला होगा, आखिरी वाले में क्या होगा, ये बोलेगा मैं ले लूंगा डबल बॉन्ड, तुम इधर आ जाओ, ये इधर इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर बना, इस तरह से स्ट्रक्चर बना, डिफरेंट तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर, चार डिफरेंट स्ट्रक्चर बने, हर केस में एक ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है और दूसरे और बाकी सबके पास नेगेटिव चार्ज है। अब जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, देखो कुछ इस तरह से रेजोनेंस बनेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बताओगे, टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय कितने एटम्स में डिवाइड किया गया बॉन्ड, है ना, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हैं, और कितने एटम्स में, साइड एटम्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 चार एटम्स में डिवाइड किया गया, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हैं 5, कितने एटम्स में डिवाइड किया है 4, बॉन्ड हो जाएगा 1.25, बॉन्ड हो जाएगा 1.25, ठीक है। अच्छा फॉर्मल चार्ज की बात करूं, फॉर्मल चार्ज की बात करूं तो कितने चार्ज है, -1 -1 -1, विच मींस टोटल चार्ज कितना है -3, ठीक है, टोटल चार्ज कितना है -3, और कितने ऑक्सीजन में स्प्रेड किया गया 4, कितने ऑक्सीजन में स्प्रेड किया गया 4, तो कितना हो जाएगा -0.75, -0.75, तो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा आपका -0.75, क्यों, क्योंकि सब में स्प्रेड हो गया, -3 चार्ज किसमें हो गया, सब में स्प्रेड हो गया, और बाकी क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.25, ठीक है। इसको बताने का रीजन ये था, अभी हम बॉन्ड एंगल का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सॉल्व करना है ना। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस है कैलकुलेट बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत क्वेश्चन पूछे आपने, तो ध्यान से, ठीक है ना। देखो पहला क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड, ठीक है ना, निकालो इसका, अच्छा बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है आपको, α1 α2 α3, ठीक है ना, α1 α2 α3, ठीक है। बी ठीक है, इसका निकालना है आपको, α1 α2 α3 α4,
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सी, ठीक है, यहां पर आपको निकालना है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, ये निकालना है ना। और बी, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। सारे बॉन्ड एंगल्स निकालना है, तो बॉन्ड एंगल सबको निकाल के बताने सबके, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, सब में बताना कि किस कैसे कैसे बॉन्ड एंगल्स के होंगे। तो वीडियो पॉज करो और इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। चलिए कोशिश करते हैं, कहां पर लिखें इसको। चलिए पहले एक हटा देते हैं ना, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो पहला वाला करूंगा, ठीक है ना, पहला वाला करूंगा, ठीक है। पहला वाला में क्या था, पहला वाले में था आपके पास ये है, ठीक है, अल्फा 1 ये दिया गया, अल्फा 2 ये दिया गया, अल्फा 3 ये दिया गया, है ना, ये तीन दिया गया। अब समझना, आपके पास ये वाला जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन है। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड में होते हैं आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इस बॉन्ड को रिपेल ज्यादा करेगा। अच्छा, क्या ये वाला रिपल्शन और ये वाला रिपल्शन दोनों सेम होगा? क्यों? क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड किसको रिपेल कर रहा है, एच को, ये भी डबल बॉन्ड किसको रिपेल कर रहा है, एच को। तो दोनों तरफ से रिपल्शन सिमिलर है, व्हिच मींस मैं क्या कह सकता हूं कि अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2। क्या मैं कह सकता हूं अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2? बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं मैं बेटा? ये देखो, अल्फा 1 ये है, अल्फा 2 ये है। अब देखो, ये किसको रिपेल कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, ये भी किसको रिपेल कर रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कौन लगा है, एच, सिंगल बॉन्ड में कौन लगा है, एच, व्हिच मींस इक्विवेलेंट है दोनों रिपल्शंस। अगर दोनों रिपल्शंस इक्विवेलेंट है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या होंगे, बराबर। अच्छा, ये वाला रिपल्शन बेटा, जब डबल बॉन्ड इधर से रिपेल कर रहा है तो ये स्ट्रिंग करेगा ना, ज्यादा रिपल्शन इधर पे है ना, ज्यादा रिपल्शन कौन सा वाला है, ये वाला ज्यादा रिपल्शन और ये वाला ज्यादा रिपल्शन है। अगर ये दोनों रिपल्शन ज्यादा है और ये रिपल्शन कम है तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक, और श्रिंक हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा रहेगा? ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है कि क्यों श्रिंक हुआ। श्रिंक इसलिए हुआ बेटा क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा था। रिपल्शन ज्यादा क्यों था, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कम। तो यहां तो सिंगल बॉन्ड रिपल्शन कम है, लेकिन ये वाला रिपल्शन और ये वाला रिपल्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन 2 को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन 2 को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये वाला रिपल्शन ज्यादा, ये वाला रिपल्शन कम, बॉन्ड कम, छोटा। तो कौन सा हो जाएगा, अल्फा 3 सबसे छोटा, उसके बाद अल्फा 1 और अल्फा 2 ऑलमोस्ट बराबर, है ना। चलिए एक किया हमने, चलो बी करें। बी में क्या था, बी में क्या था, देखो बी में था मेरे पास ये था, ठीक है ना। देख लेना, मैंने उस समय क्या हो सकता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 कहीं और लिखा हो, बट मैं यहां पर अब थोड़ा चेंज हो सकता है चेंज कर रहा हूं, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये। अच्छा अब समझना, ये जो डबल बॉन्ड रिपल्शन है ये सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड रिपल्शन है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस बॉन्ड में ज्यादा, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा रिपल्शन। अगर ये वाला रिपल्शन ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड में कौन सा हो जाएगा, अल्फा 1। समझो इस बात को कि अगर इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा है तो ये ज्यादा स्प्रेड करेगा ना अपने आप को। अगर इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा तो स्प्रेड करेगा, तो स्प्रेड करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो अल्फा 1 सबसे ज्यादा हो गया। ये बात समझ आ गई। चलिए अब देखो, अल्फा 3 अल्फा 2 किसके बीच में रिपल्शन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिमिलर डबल बॉन्ड सिमिलर सिंगल बॉन्ड है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अल्फा 3 और अल्फा 2 दोनों सेम होंगे, अल्फा 3 और अल्फा 2 दोनों सेम होंगे, ये बोल सकता हूं, सिमिलर है। अब बात समझना, क्या अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 1 से ज्यादा होगा, नहीं, क्योंकि अल्फा 3 और अल्फा 2 किसके साथ, किसके बीच में, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में। किसके बीच में, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में। और ये जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है वो डबल बॉन्ड और देखो समझो, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स है,
डबल बॉन्ड चार, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेटा इतना तो समझ आता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड का रिपल्शन है। सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन ये है। कौन सा रिपल्शन ज्यादा होगा ये खुद ही बता दो, खुद ही देख के बता दो कौन सा रिपल्शन ज्यादा होगा। 4 इलेक्ट्रॉन वाला रिपल्शन ज्यादा होगा या 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वाला रिपल्शन ज्यादा होगा? 4 इलेक्ट्रॉन वाला। अब समझो, जहां पर डबल बॉन्ड रिपल्शन है वहां रिपल्शन ज्यादा, जहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन वहां रिपल्शन कम। जहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है वो कम। अगर ये डबल बॉन्ड है, ब्लू वाला डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है और इसमें अगर रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल कम ही रहेगा ना, बॉन्ड एंगल कम ही रहेगा ना, ठीक है। तो समझो आपके पास, देखो समझना, ये देखो अब समझो, ये दोनों रिपल्शन ज्यादा कर रहे हैं तो बॉन्ड, ये दोनों क्या है, ब्लू ब्लू, तो ब्लू ब्लू में ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड मानो, ये भी डबल बॉन्ड मानो, इनमें रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। अब इसमें रिपल्शन, इन दोनों में रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल कम, है ना, ठीक है। तो अल्फा 1 सबसे ज्यादा, उसके बाद अल्फा 2। अब अल्फा 2 और अल्फा 3 दोनों क्या है, बराबर है। अल्फा 2 और अल्फा 3 दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, O के साथ डबल बॉन्ड है, O के साथ डबल बॉन्ड है, OH के साथ सिंगल बॉन्ड है, OH के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम रिपल्शन, तो सिमिलर होगा, ठीक है। और लास्ट सबसे कम क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, दैट विल बी अल्फा 4, दैट विल बी अल्फा 4। ये बात समझ आती है, ठीक है, सबसे कम हो जाए। चलिए बी हो गया आपका। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें समझो। अब देखो, अब यहां पर ध्यान समझना, यहां पर माइनस चार्ज है। जब माइनस चार्ज आता है तो बेटा मैंने क्या बोला था, ये अपने ऊपर नहीं लेगा, ये किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। और जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये तीनों, ये देखो, इसके साथ दोनों के साथ बॉन्ड वो करेगा, दोनों के साथ करेगा। इसके साथ क्यों नहीं करेगा, इसके साथ क्यों नहीं करेगा, इसके साथ इसलिए नहीं करेगा बेटा कि जब ये जाएगा तो इसके साथ करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बॉन्ड थोड़ी तोड़ के अलग हो जाएगा, बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, उसको कुछ ना कुछ बॉन्ड तोड़ने लायक होना चाहिए। और बॉन्ड तोड़ने लायक क्या है, पाई बॉन्ड। बाद में आप रेजोनेंस में सीखोगे कि ये पाई बॉन्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल्स में होता है ट्रांसमिशन, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं समझा है, नहीं सीखा है, तो समझो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने इधर भेजी तो सल्फर तो 6 ही बॉन्ड बना सकता है, सल्फर तो 6 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अगर इसने यहां पर डोनेट किया, तो क्या होगा, यहां से या तो ये बॉन्ड टूटेगा या फिर ये शिफ्ट होंगे। बेटर क्या होगा, सिग्मा। जब पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई बॉन्ड ही टूटना चाहिए ना, जब पाई बॉन्ड बने तो पाई बॉन्ड ही टूटना चाहिए, इक्विवेलेंट रहेगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि आपके पास, ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, और यहां पर ये OH, ठीक है, ये OH, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, बस समझ रहे हो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब समझो, ये रिपल्शन क्या बोला मैंने, अल्फा 1, ये वाला बॉन्ड एंगल मैंने क्या बोला, अल्फा 2, ये वाला बॉन्ड एंगल मैंने क्या बोला, अल्फा 4, और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या बोला मैंने, अल्फा 3, ये बोला। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इन तीनों में, क्योंकि रेजोनेंस हो चुका है, तो ये वाला रिपल्शन और ये वाला रिपल्शन क्या होगा, सेम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है दोनों का। इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड। तो क्योंकि तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो क्या होगा, तीनों में रिपल्शन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगा, और जब तीनों में रिपल्शन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट क्या इक्विवेलेंट होगा, तो ये वाला रिपल्शन और ये वाला रिपल्शन इक्विवेलेंट। और अगर ये दोनों रिपल्शन इक्विवेलेंट तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, लिख सकता हूं। अच्छा, अब मैं जब इसकी बात करूं अल्फा 4 और अल्फा 3 की, तो अल्फा 4 कौन सा है, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सेम ऑक्सीजन OH के साथ। अल्फा 3 क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, सेम OH एंड O के साथ। तो अगर ये दोनों भी सेम है तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि आपके पास अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 4, ये भी लिख सकता हूं मैं। अब इनमें ज्यादा कौन सा होगा, समझो, यहां पर जो रिपल्शन है वो पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड के बीच में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और यहां पर जो रिपल्शन है वो पार्शियल डबल बॉन्ड और सिंगल डबल बॉन्ड के बीच में, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, तो रिपल्शन क्या होगा, कम। तो यहां पर किसका ज्यादा हो जाएगा, यहां पर ज्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। अगेन इस पे है, अगर मैं इस पे हूं तो बेटा ये सब रेजोनेंस करेंगे, और जब ये सब रेजोनेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब में स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा वो जिस तरह से आएगा,
इस तरह से आएगा, और जब इक्विवेलेंट आएगा तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स इक्विवेलेंट, सारे के सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट, और जब सारे के सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं तो एंगल भी क्या होता है, इक्विवेलेंट, क्योंकि साइड एटम्स भी इक्विवेलेंट है। तो यहां पर अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 3 इक्वल्स टू अल्फा 4। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इस तरह से इसके बॉन्ड एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज जो याद करने वाली है, देखो स्ट्रक्चर यही थोड़ी पूछ लेंगे तुमसे, जो एक चीज याद करने वाली है, वो याद करने वाली क्या है, देखो वो याद करने वाली क्या है, वो ये है कि डबल बॉन्ड रिपल्शन is greater than double bond single bond repulsion is greater than single bond repulsion। ठीक है, डबल बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन डबल सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। बात समझ आती है? बात समझ आती है? चलो ठीक है। अब एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट समझना। मैं एक एग्जांपल लूंगा और उसके बेसिस पे सारे के सारे वैसे ही चलेंगे। ठीक है ना? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बोरॉन की फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 3d10 3p 4p1। ठीक है, 5s2 4d10 5p1। ठीक है, प्लस 6s2 5d10 4f14 5p1, सॉरी 6p1। ठीक है, अब समझना, जब हम देखते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? बॉन्डिंग में। और जब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एक्साइटेशन होता है, और इसमें क्या आता है, जब एक्साइटेशन होता है तो इसमें पॉजिटिव 3 चार्ज आता है ना, पॉजिटिव 3 चार्ज आता है। ऐसा पॉजिटिव 3 चार्ज चलता रहता है, लेकिन होता क्या है, यहां पर सिर्फ पॉजिटिव 1 चार्ज आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो 4f14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 4f14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो शील्डिंग है वो पुअर है। इनका जो शील्डिंग है वो क्या है? पुअर। और शील्डिंग पुअर होने की वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा लगता है। अब जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा लग रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इनसाइड पे ये और अंदर की तरफ खींच रहा है, क्योंकि इनसाइड पे तो कहां खींच रहा है? और अंदर की तरफ खींच रहा है। और जब ये और अंदर की तरफ खींच रहा है तो ये जो, क्योंकि जेड इफेक्टिव, इसकी वजह से शील्डिंग पुअर, सिग्मा पुअर हो गया, सिग्मा पुअर हो गया, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, सिग्मा पुअर हो गया, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये अंदर की तरफ श्रिंक किया। जब ये अंदर की तरफ श्रिंक किया तो इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने, इनिशियली ये दो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन बाद में क्योंकि जेड इफेक्टिव बहुत पुअर हो गया, उसके से श्रिंक कर गया, इस पे जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा लगने लग गया, तो उसकी वजह, सॉरी, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो गया, शील्डिंग पुअर हो गया, और इसकी वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा इस पे जेड इफेक्टिव ज्यादा लगने लग गया, तो इसने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्साइट ही नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या कर नहीं पा रहा है? एक्साइटेशन ही नहीं हो पा रही। अब एक्साइटेशन अगर नहीं हो रही है, एक्साइटेशन नहीं हो रही है तो ये पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इनर्ट। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इनर्ट। अब इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। कि जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम क्या बोल देते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और क्योंकि जेड एफ है, 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव इन पे ज्यादा लग रहा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी शील्डिंग पुअर है, तो उसकी वजह से क्या होता है? इस पे जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो इनसाइड पे रहेगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये इनर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनर्ट। तो ऊपर के 3 इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, अब समझना ये क्या, कौन कौन से एलिमेंट्स करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आपके 13th 14th 15th ये ग्रुप एलिमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली ये तीनों ग्रुप एलिमेंट्स, 13 14 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप में ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है।
जहां होता क्या है कि डाउन द ग्रुप जब आप सिक्स्थ पीरियड में आते हो, जब आप कौन से पीरियड में आते हो, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में आते हो, तो जो सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट है, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट है, पीरियड एलिमेंट क्या होता है, फेसेस इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट because of lengthenoid contraction, because of lengthenoid contraction. lengthenoid contraction क्या है कि आपका जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग तो दिखा नहीं रहा, लेकिन उसकी वजह से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने न्यूक्लियस में डाल दिए वो जेड इफेक्टिव तो दिखा रहे हैं। अगर वो जेड इफेक्टिव दिखा रहे हैं और शील्डिंग नहीं दिखा रहा तो श्रिंकिंग होगा, और जब ये श्रिंकिंग होगा तो ये इनसाइड आएगा, और जब ये इनसाइड आएगा तो एक्साइट कराना इसको क्या हो जाएगा, मुश्किल, और एक्साइट कराना अगर इसको मुश्किल हो गया तो क्या होगा, ये इनर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनर्ट। बात समझ आती है, ये क्या हो जाएगा, इनर्ट। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है समझना, इसकी वजह से क्या होता है समझना। देखो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसकी जब बात करें तो +3, इसकी जब बात करें तो +3, इसकी जब बात करें तो +3, लेकिन इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +1, क्योंकि पार्टिसिपेट ही एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी। बात समझ आती है, तो +3 +3 +3 +3 और इसकी कितनी हो जाएगी, +1, इसकी कितनी हो जाएगी, +1। ठीक है, अच्छा अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूं तो कार्बन फैमिली में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द स्टेबल स्टेट। एल्यूमिनियम की भी क्या होगी, सॉरी सिलिकॉन की भी क्या होगी, +4। ठीक है, उसके बाद गैलियम की भी क्या होगी, सॉरी जर्मेनियम, ठीक है, इसकी भी +4, इसकी भी +4, इसकी +2। ठीक है, +2, इसकी +2 क्यों हुई समझो, इसकी +2 क्यों हुई समझो कि आपके पास जब इसमें आप देखते हो तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की 2s2 2p2, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे नीचे पे, क्या बन गए 6s2 6p2, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए इनर्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए इनर्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो गए तो इसकी ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ यही दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल, इसमें से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल। बस समझ आती है, ये बात समझ आती है, तो इसी वजह से ऐसी 15th में आ जाएगा, ऐसी किस में जाएगा 15। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां पर कि आप ये बताओ कि Sn का +2 स्टेबल है या Sn का +4 स्टेबल है, कौन सा स्टेबल होगा बेटा, इसकी +2 हमेशा स्टेबल होगी, इसकी कौन सी स्टेबल होगी, +2। ठीक है, इसकी +4 हमेशा स्टेबल होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्बन का +4 स्टेबल है या कार्बन का +2, तो आप क्या बोलोगे, तब आप क्या बोलोगे, इसका +4 स्टेबल है, इसका +4 स्टेबल है। अच्छा अब आपसे पूछ लिया जाए लेड का +2 स्टेबल है या लेड का +4, तो आप क्या बोलोगे, तब क्या बोलोगे, लेड का कौन सा होता है +2 स्टेबल, तो इसका क्या हो जाएगा +2 स्टेबल। ठीक है, फिर आपसे बोला जाए कि लेड का +2 स्टेबल है या कार्बन का +4, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आपको पता है लेड तो +2 में स्टेबल है, कार्बन +4 में स्टेबल है, तो हम इसको बता ही नहीं सकते, हम इसको बता ही नहीं सकते। ठीक है, दोनों अपने अपने फॉर्म में स्टेबल है। अच्छा आपको बोल दिया जाए लेड का +2 स्टेबल है, कार्बन का +2, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, लेड कौन सी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, सॉरी कार्बन कौन सी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, +4, लेड कौन सी फॉर्म में स्टेबल है, +2, तो लेड का तो +2 ले लिया, लेकिन कार्बन का क्या ले लिया, लेकिन कार्बन का क्या ले लिया +2, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, लेड ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन का क्या होना चाहिए था +4। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कि लेड का +4 ज्यादा स्टेबल है या कार्बन का +4, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, ये आपको पता है लेड कौन सी फॉर्म में स्टेबल होता है +2, तो इस फॉर्म में तो स्टेबल है, ये इस फॉर्म में स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे स्टेबिलिटी कई बार पूछ ली जाएगी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, when the s electrons do not participate in bond formation because of lanthanoid or actinoid contraction, therefore that pair becomes inert, that pair of electron becomes inert, and that effect is known as inert pair effect। ठीक है, ये बात समझ आती है, और इसकी वजह से लास्ट जो 6th पीरियड है उसमें बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट दिखता है, उसमें क्या दिखता है, बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट कि ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी ग्रुप की तो अलग है लेकिन आस वाले की क्या हो जाएगी अलग। ये बात समझ आती है, क्यों, क्योंकि उसमें 4f इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे पहले 4f इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं थे, और 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्योंकि उसकी z इफेक्टिव उसका शील्डिंग पुअर है और z इफेक्टिव उसकी वजह से बहुत ज्यादा लगता है, तो वो इनसाइड की तरफ आ जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। बात समझ आती है, चलिए ठीक है, ऐसे ही तो कभी आपसे पूछ लिया जाए इफ समवन आस्क्स यू क्वेश्चन कि TlI3
में टीएल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीएल की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। अगर टीएल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो I3 क्या होगा, माइनस। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, यहाँ पूछ लेते हैं कि आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, या इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन बता दो। अब इन दोनों की तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता नहीं सकते कि टीएल इज आयनिक, हाइब्रिडेशन बताने के लिए कोवेलेंट कौन से, तो किसकी हाइब्रिडेशन पूछने हो, इसकी हाइब्रिडेशन पूछनी। बट अगर आपको ये नहीं पता कि आई पे चार्ज कितना है तो आप कैसे बताओगे। अगर आपने ये मान के चल लिया कि टीएल प्लस है, तब तो I3 माइनस लिख दोगे। लेकिन अगर आपने लिखा कि TL3 प्लस है, अगर लिख दिया TL3 प्लस है, जैसे बाकी ग्रुप वाले होते हैं इसके, वैसे तो हमें अभी देखा हमने कि TL प्लस फॉर्म में स्टेबल होता है, लेकिन अगर आपको ये चीज याद नहीं रही तो आप क्या बोलोगे, TL तो क्या है +3, तो I क्या होगा -3, विच मींस हर आइडेंटिटी का -1, तो फिर तो हाइब्रिडेशन निकलने से रहेगा। ठीक है, समझ लो बात को। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना कि TL +1 है, I3 -1 है। अगर आपसे कभी इससे हाइब्रिडेशन निकालने के पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि I3 माइनस की हाइब्रिडेशन क्या होगी, कैसे निकलेगी। I3 माइनस की हाइब्रिडेशन आपको निकालना आता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये I किस फॉर्म में है, I3 माइनस की फॉर्म में। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है, चलिए। अच्छा, इसकी तरह बाकी अदर कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे CsBr3, ठीक है, CsBr3। अब CS क्या है, एल्कली मेटल, तो CS में तो आपको पता ही है कि +1 चार्ज होता है, और फिर इसके बाद क्या चार्ज हो जाएगा, Br3 माइनस, ठीक है ना। ऐसे आपके पास हो सकता है NH4 प्लस NH4 Br3, तो NH4 पर आपको पता क्या चार्ज होता है, NH4 प्लस Br3 भी क्या हो जाएगा माइनस, Br3 भी क्या हो जाएगा माइनस। तो इन कंपाउंड्स को जहां पर कैटायन एंड एनायन, जहां पर कैटायन एंड एनायन रेशो, यहां पर कैटायन एंड एनायन रेशो सेम होता है, यहां पर कैटायन एंड एनायन रेशो क्या होता है, सेम, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं हम, आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स, जहां पर कैटायन एंड एनायन रेशो क्या होता है, सेम। ठीक है, देखो कितने कैटायन है, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन। तो जब आपके पास ऐसा कुछ हो, देखो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका NH4 प्लस और Br3 माइनस। ठीक है, जब ऐसा होता है कि आपके पास कैटायन एनायन रेशियो सेम है, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उनको, आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स। बस समझ आती है, बस समझ आती है, चलो ठीक है। ठीक है, तो बेटा बस आज के लेक्चर में इतना ही। एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जाता हूं आज का, ठीक है। वो एक क्वेश्चन ये है कि आपने सोचा होगा SF6 बनता है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, लेकिन SCl6 नहीं बनता। SF6 बनता है लेकिन SCl6 नहीं बनता, क्यों, इसका रीजन आपको बताना है। ठीक है, दिस इज फॉर्म लेकिन दिस इज नॉट फॉर्म। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, PH5 नहीं बनता लेकिन PCl5 बनता है, ऐसा क्यों। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपके पास, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकाल के ढूंढ के लाना कि ऐसा क्यों होता है कि ये तो बनता है लेकिन ये नहीं बन सकता, और ये बन नहीं सकता और ये बनता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, वहां से आपको समझ आएगा कि कब एक्साइटेशन होती है, क्यों एक्साइटेशन होती है, कब एक्साइटेशन होती है, किस लिए एक्साइटेशन होती है, बात समझ आती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार कीजिए, स्पेसिफिकली रेजोनेंस दोनों का पार्ट है, आपका केमिकल बॉन्डिंग या इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक का भी। ठीक है, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट।